नमस्कार साथियों, आप सभी का विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। हम जो आपके आर्मी 2024 की जो भर्ती है, आर्मी जीडी और आपके नर्सिंग असिस्टेंट एनए और जो टेक्निकल है उसमें अपन भौतिक विज्ञान फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज की जो क्लास है उसमें अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखना भाई, सीएनजी का मतलब क्या है? व्हाट डज सीएनजी मीन? फर्स्ट ऑप्शन है कोल्ड नेचुरल गैस, अगला कंबाइंड नेचुरल गैस, अगला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगला कोल नेचुरल गैस। साथियों, ये आपको सीएनजी के बारे में बता रहा है। मैं आपको सीएनजी और एलपीजी का जो कंसेप्ट है कि इनके फुल नाम क्या होता है या ये गैस किन किन का मिश्रण है या इनके जो प्रमुख घटक है, इन सब के बारे में बता रहा हूँ। और जो आपको जो कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के देखने के बाद आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो ये जो गैस है वो दो प्रकार की गैस है। एक का नाम है सीएनजी, क्या है? सीएनजी। और दूसरी का नाम है एलपीजी, क्या है भाई? एलपीजी। दोनों से सवाल आते हैं, चाहे इनके पूरे नाम हो या चाहे इनके मिश्रण, ये किस किस का मिश्रण है या प्रमुख घटक की। साथियों, मेरी बात कर रहा हूँ, सुनो। देखो, इसको अपन बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस। जो आपकी प्राकृतिक गैस है जो ज़मीन से निकलती है, ठीक है, उस प्राकृतिक गैस को हमने क्या दबा के संपीड़ित कर दिया। क्या कर दिया? संपीड़ित। तो क्या बन गया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आ गई बात समझ में? क्या बन गया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बन गया। ठीक है, हाँ। जो हमने जमीन में से प्राकृतिक गैस निकाली थी, नेचुरल गैस निकाली थी, उसको हमने दबा के क्या कर दिया? संपीड़ित कर दिया। आ गई बात समझ में? और संपीड़ित इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड, ठीक है। प्राकृतिक को बोलेंगे नेचुरल गैस और शॉर्ट में पड़ गया सीएनजी। आ गई बात समझ में? हाँ। फिर अपन एलपीजी की बात करते हैं। अगर एलपीजी की बात करें, अपन एलपीजी की बात करें तो साथियों देखो, एलपीजी, पी का मतलब पेट्रोलियम गैस, अर्थात जो पेट्रोलियम गैस थी, पेट्रोलियम गैस थी, ठीक है, जो आपके पेट्रोलियम पदार्थ है जैसे पेट्रोल, डीजल, वो हम जमीन में से निकाले थे, वहाँ पे गैस निकली पेट्रोलियम गैस, उसको हमने द्रवित अवस्था में लेके आ गए। क्या? उसको अपने लिक्विड बना दिया। तो वो जो पेट्रोलियम गैस किस अवस्था में आ गई? द्रवित अवस्था में आ गई। आ गई बात समझे? द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे अपन लिक्विड, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम पड़ गया? एलपीजी। आ गई बात में? इन दोनों के फुल फॉर्म आपको रहना, पी का मतलब पेट्रोलियम गैस है, वो भी लिक्विड अवस्था में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एनजी का मतलब नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस, वो भी संपीड़ित, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। अब इनके प्रमुख घटक की बात करते हैं तो आराम से समझना कि भाई देखो, इसको बोलते हैं सीएनजी, तो इसमें सी आ रहा है पहला अक्षर, इसमें क्या आ रहा है? एलपीजी। तो सीएनजी और एलपीजी है वो आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्केनों का समूह है। और जो प्रथम 4 एल्केन है उनका समूह है। आ गई बात में? प्रथम 4 एल्केन कौन से? प्रथम 4 एल्केन आपके सामने, एक तो मेथेन, ठीक है, एक आपके एथेन, एक आपके प्रोपेन, एक आपके ब्यूटेन। ये प्रथम 4 एल्केनों का समूह है, सीएनजी और एलपीजी। अब मेरी बात को आराम समझना। अपन एबीसीडी की बात करें अल्फाबेट की, तो सी पहले आता कि नहीं आता है और एल बाद में आता है। तो इन चारों में से जो पहले सी पहला, तो पहले वाले 2 एल्केन है वो आपके सीएनजी का मिश्रण है, ठीक है। सीएनजी में क्या होता है? मेथेन प्लस एथेन। और एल बाद में आता है, तो बाद वाले जो एल्केन है, बाद वाले एल्केन कौन कौन से? आपके प्रोपेन व ब्यूटेन, ये आपके एलपीजी के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। तो सीएनजी का जो सीएनजी किस किस का मिश्रण है बताओ? सीएनजी आपके मेथेन प्लस एथेन का मिश्रण है। पूछेगा भाई एग्जाम में सीएनजी किस किस का मिश्रण है, तो मेथेन प्लस एथेन का है। आ गई बात समझ? मेथेन प्लस एथेन का है। उसके बाद जो एलपीजी, एल बाद में आता है, बाद वाले 2 एल्केन कौन से? प्रोपेन व ब्यूटेन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण है।
तो ये तो आपको समझ आ गया मिश्रण का, तो भी किस किस का मिश्रण। अब आपको पूछा जाता है प्रमुख घटक, किसके जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन से होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे फौजी भैया, आपको ध्यान रखना है कि CNG सी है, अब स्टीम पहला आता है, तो इसमें पहले में पहले वाला, इसका मतलब इसका जो प्रमुख घटक कौन है, मैथेन है। इसका प्रमुख घटक कौन है, मैथेन, ठीक है। और इसमें एल बाद में, बाद वाला, तो बाद वाला कौन है, ब्यूटेन। तो इसका जो प्रमुख घटक कौन सा, ब्यूटेन। LPG का प्रमुख घटक कौन सा, ब्यूटेन। इसके अलावा जो CNG है, इसका उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं मोटर वाहनों में, जबकि LPG का उपयोग अपन घरेलू गैस के रूप में कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। CNG का जो फुल फॉर्म है वो होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सही उत्तर होगा आपके विकल्प नंबर C। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है, विखंडन, संलयन, विकिरण और विस्फोट। आपको पूछा है कि जो सूर्य है, सूर्य के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा बन रही है और वो धरती पर आ रही है। तो सूर्य के अंदर क्या होता है बताओ भाई। तो सूर्य के अंदर आपके होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। आगे बात, सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, कौन कौन सा समस्थानिक, एक तो 1s2 ट्राइटियम और एक 1s2 ड्यूटेरियम और 1s3 ट्राइटियम, ये मिलके आपके हीलियम का अणु बनाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन मुक्त करते हैं, आपके 17 मेगा इलेक्ट्रोवॉट ऊर्जा बनाते हैं। और यही ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर प्रकाश व ऊष्मा के रूप में आती है। तो जो आपके सूर्य और तारा दोनों की बात करें, सूर्य और तारा दोनों में एक ही होता है, सूर्य एवं तारा में, सूर्य एवं तारा में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें दो हल्के नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, साथ में ऊर्जा निकालते, इसको अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन। आ गई बात समझ में। हाँ, अब मेरी बात को आराम से समझना। इसमें होता है नाभिकीय संलयन, जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा B। इसके अलावा नाभिकीय संलयन और क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन बम में। किस में होता है, हाइड्रोजन बम में। और हाइड्रोजन बम है, इसकी खोज किसने की, एडवर्ड टेलर ने। किसने की भाई, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की। ये भी आपको ध्यान रखना। सारी की सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए नाभिकीय संलयन की। अगर नाभिकीय विखंडन की बात करें, नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। नाभिकीय विखंडन की बात करें साथ ही, नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना। जैसे कोई भारी नाभिक है, जब टूटता दो छोटे छोटे नाभिक बनाता है और साथ में ऊर्जा मिलती है, इसको ऊपर बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन कहाँ कहाँ पर होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम में। किस में होता है, परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन। और कहाँ पे होता है, और होता है परमाणु भट्टी में, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई पूछे कि परमाणु बम की खोज किसने की, तो परमाणु बम की जो खोज है वो दो नाम सामने आते हैं। एक तो आता है ओटोहॉन ने नाभिकीय विखंडन खोज की थी, और एक आता है रॉबर्ट ओपनहाइमर। जब दोनों विकल्प आपके ऑप्शन में हो तो रॉबर्ट ओपनहाइमर को वरीयता देनी है, वरना ओटोहॉन करता है। परमाणु भट्टी की खोज किसने की, एनरिको फर्मी ने। किसने की, एनरिको फर्मी ने। ये भी ध्यान रखना, परमाणु भट्टी की खोज किसने की है, एनरिको फर्मी ने की। ये सारी की सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संलयन, और सारी की सारी जानकारी हमने बता दी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है जल, अगला वायु, अगला लोहा, अगला निर्वात। आपको बताए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोसों में, उससे कम किस में होती है, द्रव में, उससे कम किस में होती है, गैस में, और सबसे कम मतलब निर्वात वैक्यूम में क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझे। अब आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो ऑप्शन को देखिए, ठोस कौन सा, ठोस है सर लोहा, कौन सा है, लोहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लोहा हो जाएगा। आ गई बात समझे। इसके अलावा यहाँ पे ठोस में लोहा ही ऑप्शन है, वरना कभी कभार ठोसों के
2-3 एग्जाम्पल साथ में दे ऑप्शन में, तो सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में, उसके बाद होती है निकल में, और उससे कम होती है आपकी इस्पात स्टील में। ये सारी की सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? व्हाट आर दी वेव्स विथ हाईएस्ट एनर्जी? फर्स्ट विकल्प है रेडियो तरंगे, अगला माइक्रो तरंग, अगला अवरुद्ध तरंगे, अगला दृश्य प्रकाश तरंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? रटना नहीं है, क्योंकि जो आप रटोगे हो सकता कि वो ऑप्शन में नहीं मिले। तो 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। मैंने पहले ही बताया कि बीच में होती है दृश्य विकिरण। क्या होती है? दृश्य विकिरण, जिसे अपन प्रकाश कहते हैं, ठीक है। दृश्य विकिरण 7 रंगों से मिलकर बड़ा होता है, विब्जी। और पहला इसका रंग है आपके बैगनी, तो बैगनी से पहले होगी परा बैगनी अल्ट्रा वायलेट। कौन सी होगी? परा बैगनी अल्ट्रा वायलेट। और उसके बाद लाल आता है, लाल के बाद होगी अवरक्त। क्या होगी? अवरक्त इंफ्रारेड। इंग्लिश वर्जन भी याद रखना, एग्जाम में इंफ्रारेड भी मिलेगा। और परा बैगनी का अल्ट्रा वायलेट। और इससे पहले 2 है आपके गामा और एक्स रेज, ठीक है। पराबैंगनी से पहले 2 गामा और एक्स रेज, और अवरक्त के बाद है सूक्ष्म एवं रेडियो तरंगे। तो इनके ऐसे आपको नाम याद रखना। 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब आपको ऊर्जा का पूछा है, तो सबसे पहले आप तरंगदैर्घ्य याद कर लो, सारे उल्टे हो जाएंगे। तरंगदैर्घ्य दृश्य विकिरण का होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से आपके 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा रेडियो का। इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और इसका इधर से इधर आने पर घटता, तो घटेगा। सबसे कम किसका होगा? गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और अगर आवृत्ति की बात करें, तो आवृत्ति और आपके तरंगदैर्घ्य में संबंध कैसा? व्युत्क्रमपाती, तो उल्टा रिलेशन है, एक दूसरे के दुश्मन है। जिसका तरंगदैर्घ्य मिनिमम, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और जिसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? मिनिमम, ठीक है। ऊर्जा की बात करें तो E बराबर क्या होता है? H न्यू होता है। E है वो न्यू के क्या है? समानुपाती में क्या होती है? 2 होती। तो जिसकी आपके आवृत्ति अधिक है, उसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। इसकी ऊर्जा मैक्सिमम और उसकी ऊर्जा मिनिमम, ठीक है। और जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, उसकी भेदन क्षमता भी क्या होगी? ज़्यादा। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होगी? गामा की। ये भी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम किसकी होगी? भेदन क्षमता। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होगी? इसकी। आगे बात समझे। अब अपन को ये सारी कहानी समझ, आपको पूछा सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इधर से इधर आने पर ऊर्जा बढ़ती है, इसकी ज़्यादा है। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? अब आपने रटा कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली किरण कौन सी है? गामा ऑप्शन में नहीं है। तो अब मेरे को बताओ कौन से? क्या एक्स किरणें है? एक्स किरणें भी नहीं। क्या पराबैंगनी किरणें? पराबैंगनी किरणें भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 है। कौन से? दृश्य विकिरण, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। तो 4 है, तो दृश्य विकिरण, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। अवरक्त को बोलते हैं, सूक्ष्म को भी बोलते हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। हाँ, तो बताओ इन चारों में से कौन सी? तो इसकी सर ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो सही उत्तर क्या जाएगा? दृश्य विकिरण जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? वो इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो विद्युत बल्ब के जो आविष्कारक है थॉमस एडिसन एल्वा है, जिन्होंने 1000 प्रयास के बाद प्रकाश का जो कृत्रिम स्रोत है विद्युत बल्ब की खोज की है। मेरे हिसाब से जितना धैर्य और संयम थॉमस एडिसन एल्वा के अंदर था, उतना धैर्य किसी के अंदर नहीं हो सकता। क्योंकि 1000 बार एक ही वस्तु के बार बार प्रयोग करना ये लगभग असंभव है। बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी भी ऐसा कर सकता है। जिसको सफलता पाने का जुनून है, जिनको मेहनत करने का जुनून है, वो ही ऐसा लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जेल बेड की, तो इन्होंने आपके टेलीविज़न की खोज की है भाई, इसको ध्यान रखना, जेल बेड, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें मार्कोनी ने रेडियो की खोज की है। किसकी खोज की है? रेडियो की खोज की भाई मार्कोनी ने, ये ध्यान है, ठीक है। इसके अलावा ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। किसकी की? टेलीफोन की खोज की ग्राहम बेल ने। ये सारी की सारी कहानी आपको ध्यान रखना है। और आपके थॉमस एडिसन एल्वा ने बल्ब की खोज की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार
कि भाई हमें बताओ क्या बताना है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट उत्तल कॉनकेव, अगला अवतल, फर्स्ट उत्तल कॉन्वेक्स, अगला अवतल कॉनकेव, अगला है वर्तुलाकार सर्कुलर, अगला है समान मोटाई का ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। फटाफट बताओ, जो कैमरा होता है, कैमरे में अपन उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस का और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो कैमरे में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसे अपन कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। आगे बात समझ में, ये लेंस है आपके किनारों से पतला होता है, बीच में से क्या होता है, मोटा होता है, और ये प्रकाश को केंद्रित करना, सिकोड़ना इसका गुण है। आगे बात समझ में। हाँ, अब मेरे साथ या आराम से समझना। इसके अलावा उत्तल लेंस का उपयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं। जो मानव नेत्र है उसमें भी कौन सा लेंस होता है, मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इसके अलावा जो दूरदर्शी टेलीस्कोप होता है उसमें भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। चार चीज़ें याद रखना। कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। आगे बात समझ में, ये सारी की सारी कहानी याद रखना। इसका सही उत्तर देगा उत्तल, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। फर्स्ट ऑप्शन लगभग 20 मिनट, अगला लगभग 20 सेकेंड, अगला है लगभग 8.5 सेकेंड, अगला है 8 मिनट 20 सेकेंड। फटाफट बताओ कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंच रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो आराम से समझना, यहाँ पे जो सूर्य है ये सूर्य, ठीक है, और यहाँ पे आपके पृथ्वी है। तो यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। पहली बात की, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच रहा है उष्मा संचरण किस विधि द्वारा पहुँच रहा है, तो उस विधि का नाम है विकिरण। कौन सी विधि भाई, विकिरण। एकमात्र ऐसी विधि जो निर्वात में भी संभव, इसका नाम है विकिरण। आगे बात समझे। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो ये प्रकाश पहुँच रहा है उसको टाइम लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, लगभग 500 सेकेंड। सेकेंड पूछे तो 500 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, समुद्र का पानी कौन सी विधि द्वारा गर्म होता है। फर्स्ट विकिरण, रेडिएशन, अगला है संवहन कन्वेक्शन, अगला है चालन मोमेंटम, ठीक है, अगला उपयोग सभी, ठीक है। चालन को कंडेंसन कहते हैं, यहाँ पे गूगल ने मिस्टेक कर दी। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थी, जो समुद्र का पानी है वो गर्म किस विधि द्वारा होता है। तो समुद्र का पानी है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। संवहन विधि में क्या होते हैं, माध्यम के कण गति करते हैं। माध्यम के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। नीचे वाले कण हैं वो ऊष्मा लेकर ऊपर की ओर गति करते हैं, और ऊपर वाले कण, ऊपर वाले जो कण हैं वो ऊष्मा लेने के लिए नीचे की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की विधि को अपन क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो कौन सी विधि हो जाएगी भाई, संवहन विधि सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अपन विकिरण की बात करें तो विकिरण का भी मैंने बताया कि विकिरण निर्वात में भी संभव है, ठीक है, उसमें समझे ऐसी विधि निर्वात में संभव है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है वो किस विधि द्वारा पहुँचता है, विकिरण विधि द्वारा। चालन की बात करें तो उसमें समझे ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण क्या रहता है, स्थिर रहता है। माध्यम के कण क्या रहता है, स्थिर, ठीक है, माध्यम के कण स्थिर रहते हैं और स्थिर रहेंगे और अपने साथ ऊष्मा का क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, ठीक है, स्थानांतरण करेंगे। और ये विधि कहाँ पे है, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगें कौन सी है। द वेव्स यूज्ड इन ए रिमोट कंट्रोल आर। फर्स्ट ऑप्शन है पराश्रवी है, अल्ट्रासोनिक, अगला अवरक्त किरण, इंफ्रा रेड रेज, अगला रेडियो तरंगे, अगला पराबैंगनी। जो रिमोट है उसमें अपन अवरक्त विकिरणों का उपयोग करते हैं, इंफ्रा रेड का उपयोग करते हैं। आगे बात समझे। हाँ, इसके अलावा ये ऐसी विकिरण है जो वस्तुओं का ताप बढ़ा देती है, ठीक है। अभी हमने कोई प्लेट है वो धूप में रखी तो कुछ समय बाद वो गर्म हो रही है, वो अवरक्त विकिरणों की वजह से हो रही है। तो वस्तुओं का ताप बढ़ाने वाली विकिरण कौन सी है, वस्तुओं का ताप बढ़ाने वाली विकिरण कौन सी है, अवरक्त है, ठीक है। इसके अलावा जो पराश्रय ध्वनि है
ये प्रोसेसर अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर रहा है, जिसकी आवृत्ति आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, इसका उपयोग अपन चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी में, औद्योगिक क्षेत्र में क्या जा सकता है। इसके अलावा सोनार में अपन इसका उपयोग करते हैं और चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में उड़ने के लिए इसका मतलब इसकी सहायता से उड़ता है। रेडियो तरंग है वो आयन मंडल से टकराकर वापस लौटती है। कौन से मंडल से? आयन मंडल से टकराकर वापस लौटती है और इसका उपयोग अपन संचार प्रणाली में कर रहे हैं। इसके अलावा जो पराबैंगनी विकिरण है इसका उपयोग जो आपकी अदृश्य लिखावट है, अदृश्य लिखावट, ठीक है, अदृश्य लिखावट या जो फिंगरप्रिंट है उसको पहचान में की जाती है। जो फिंगरप्रिंट होती है उसको पहचानने में अपन पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो ओजोन परत है, ओजोन परत है जो आपके समताप मंडल में है, जिसकी मोटाई अपन डॉप्सन में मापते हैं, जिसका ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, उसको ओजोन परत है वो पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती है। क्योंकि यदि पराबैंगनी किरणें धरती पर आ गई तो हमें त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होने की प्रबल संभावना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो गलेना है वो किसका, गलेना किस धातु का अयस्क है? तो फर्स्ट ऑप्शन जस्ता, अगला शीशा, अगला प्लेटिनम, अगला लिथियम। जो गलेना है वो आपके सामने शीशा का प्रमुख अयस्क है, पीबीएस। गलेना का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? पीबीएस होगा। ठीक है, लेड सल्फाइड। आगे बात, इसके अलावा अपन जस्ते के अयस्क की बात करें, जेडनो जिंकाइट, इसका एक अयस्क है जिंकाइट। ठीक है, हाँ। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गलेना के अलावा जो एग्जाम में पूछा जाने वाला अयस्क है उसका नाम है सीनेबार। सीनेबार आपके मरकरी का प्रमुख अयस्क है। सीनेबार किसका है? मरकरी का, जिसे अपन क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। और इसका जो प्रतीक है क्या होता है? Hg होता है, जो इसके लैटिन नाम हाइड्रोजेरियम से आया है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्लेटिनम है। प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम सोना, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और लिथियम है वो आपके सबसे हल्की धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। तो ये सारी की सारी कहानी आपको समझनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार की, भाई प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? व्हाट इज द डिवाइस दैट कनेक्टेड अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रेक्टिफाइड दिष्टकारी, अगला कैथोड, अगला कंडेंसर, अगला इन्वर्टर। फटाफट बताओ कि निम्न में से कौन सा उपकरण है जो आपके एसी, ठीक है, एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दिष्ट धारा में बदल देगा। एसी में क्या होती है? ऐसी धारा जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बदलती है, वो एसी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जबकि दिष्ट धारा जिसमें परिमाण बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती है, वो क्या कहलाती है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट धारा कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। आगे बात में तो एसी को डीसी में बदलने वाला जो उपकरण है उसका नाम है दिष्टकारी। क्या है? दिष्टकारी। दिष्टकारी जिसे अपन क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। आगे बात दिष्टकारी रेक्टिफायर है जो एसी करंट को किस में बदल देता है? डीसी में बदल देता है। आगे बात समझे। इसके अलावा आपको एक और चीज़, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके रेक्टिफायर। इसके अलावा आपके एग्जाम की दृष्टि से एक और सवाल आता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर भी एक प्रकार की विद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा एसी, प्रत्यावर्ती धारा एसी, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, सॉरी, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है प्रत्यावर्ती धारा की, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता एसी वोल्टेज को परिवर्तित करता है, बढ़ाता या घटाता है। ट्रांसफॉर्मर ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को घटाता या बढ़ाता है। जैसे आपके घरों में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, जबकि आपके जो मोबाइल का जो चार्जर है उसके ऊपर 5 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले 220 वोल्ट को 5 डीसी में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपका चार्जर है
वो एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, वो 220 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में बदलेगा। उसके साथ वो एसी को डीसी में भी चेंज करे तो वो रेक्टिफायर भी है। तो चार्जर से अपन आराम समझ सकते हैं कि दृष्टिकारी क्या होता है और ट्रांसफार्मर क्या होता है। और एक बड़े ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार होते हैं, एक तो 220 से 240 कर दे, ठीक है, बढ़ा दे, वो होता है उच्च ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है उच्च ट्रांसफार्मर? उच्च ट्रांसफार्मर का उपयोग अपन जो आपके ट्यूबवेल होता है वहाँ पे करते हैं, आगे बात समझे। और एक होता है जो 220 वोल्ट को कितना में चेंज कर दे, 5 वोल्ट में, इसको बोलते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। और अपचयी ट्रांसफार्मर है वो आपका जो चार्जर है वो एक प्रकार का अपचयी ट्रांसफार्मर है जो घटारा है। आगे बात समझ में, हाँ, ये ट्रांसफार्मर भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्यूज किसका बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? व्हाट इज द फ्यूज मेड ऑफ? फर्स्ट विकल्प है चांदी का, अगला तांबे का, अगला टिन प्लस शीशे का, अगला शीशा प्लस ग्रेफाइट का। तो जो विद्युत फ्यूज है वो आपके बना होता है टिन प्लस शीशा का, ठीक है। Sn प्लस Pb का मिश्र धातु है विद्युत फ्यूज। आगे बात सुने, अगर अपन विद्युत फ्यूज की बात करें, विद्युत फ्यूज है, ठीक है, ये हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है? ताकि आगे का जो परिपथ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, बंद, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना जो विद्युत फ्यूज है ये किस मिश्र धातु का बना होता है? Sn प्लस Pb टिन प्लस लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसके अलावा विद्युत फ्यूज में और चीज़ें ध्यान रखनी, जो विद्युत फ्यूज है उसका गलना क्या होता है? निम्न होता है, ताकि ये जल्दी से जल्दी गल जाए, है कि नहीं। गलना क्या होता है? निम्न होता है। और गलेगा कब? वहाँ पे जब धारा रुकेगी, वो गर्म होगा तभी तो गलेगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ये किसकी मिश्र धातु का? Sn प्लस Pb का। और विद्युत फ्यूज को हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? फर्स्ट ऑप्शन है काला, अगला नीला, अगला ब्लू, अगला नारंगी, अगला लाल। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे यदि ये पृथ्वी है और ये आपका आकाश है और बीच में वायुमंडल नहीं हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो आकाश दिखाई देगा काला। काला क्यों दिखाई देगा? आराम से समझना, इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ। कि वायुमंडल नहीं होगा तो इसमें कोई भी कण नहीं होंगे, और कण नहीं होंगे तो क्या नहीं? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो ऊपर से जो कलर आएंगे, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा? अवशोषण। क्या हो जाएगा? अवशोषण। और जब प्रकाश के सातों रंगों का अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली। इसका अपन को ये काला। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें वस्तु सफ़ेद क्यों दिखाई देती है? जैसे ये जो अक्षर है आपको वाइट क्यों दिख रहा है? इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, ये सतह प्रकाश के सातों रंगों का क्या कर रही है? परावर्तन। यदि प्रकाश के सातों रंगों का परावर्तन हो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है। यदि प्रकाश के सातों रंगों का अवशोषण हो तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती? काली, ठीक है। और 6 रंगों का अवशोषण हो और किसी एक विशेष रंग का परावर्तन हो तो वो कैसी दिखाई देती? पीली, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन बात करें तो 6 रंगों का क्या हो रहा है? 6 रंगों का तो हो रहा अवशोषण और पीले का क्या हो रहा? परावर्तन। तो पीले का परावर्तन हो रहा है, इसका हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। कलरों का कंसेप्ट ये है भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? काला, ये ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है पानी के बीकर में डूबी हुई बर्फ पिघलने पर पानी का तल, फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर उठेगा, अगला नीचे गिरेगा, अगला अपरिवर्तित रहेगा, अगला कुछ भी हो सकता है। आपको पूछा है, क्या पूछा है कि पानी के बीकर में, जैसे ये पानी का कोई बीकर है, और इसमें आपने बर्फ रख दी। क्या रख दी? बर्फ।
यहाँ पे आपने कोई बर्फ़ रख दी है और बर्फ़ जैसे ही पिघली, बर्फ़ जैसे ही पिघली है, तो बताओ बर्फ़ के पिघलने पर क्या होगा? बर्फ़ के पिघलने पर क्या होगा? तो बर्फ़ जैसे ही पिघलेगी, बर्फ़ जैसे ही पिघलेगी तो ये पहली बात, ये जो बर्फ़ है इस सेम पानी से मिलके बनी है। जो पानी पात्र में भर रखा है उसी पानी से हमने बर्फ़ बनी है। जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और इस पानी और इस पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? समान। सामान्य घनत्व, एक ही पानी है तो इन पानी का घनत्व क्या है? समान है। घनत्व समान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो पानी के जो बर्फ़ से जो पानी मिलेगा उसके जो अणु है, इसके अणुओं के अंदर धस जाएंगे, अंदर ही व्यवस्थित हो जाएंगे और पानी का तल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके मानव शरीर का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? आपको फॉरेनहाइट में ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट 98 फॉरेनहाइट, अगला 97.4 डिग्री फॉरेनहाइट, अगला 91.4, अगला 99 फॉरेनहाइट। तो बताओ मानव शरीर के तापमान की अगर बात करें अपन, मानव शरीर का तापमान, तो मानव शरीर का तापमान की अपन बात करें और पहली बात करते अपन डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में जो तापमान होता है वो था 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। सही वैल्यू ये है। अगर ये नहीं आती तो ऑप्शन में वो सही करनी। इसी को अगर अपन फॉरेनहाइट में चेंज करें तो फॉरेनहाइट में अपने सामने जो उत्तर आते हैं इसको चेंज करने पर आता है 91.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और इसका उत्तर आता है 91.6 डिग्री फॉरेनहाइट। साथ यहाँ यदि दोनों ऑप्शन में है तो इसको वरीयता देनी है। ठीक है, आ गई बात में। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो उस स्थिति में इसको सही कर देना है, ये भी ध्यान रखना। और केल्विन में चेंज करें तो 273 जोड़ेंगे आएगा 310 केल्विन। तो मानव शरीर का सारा तापमान आपको याद रखना है। तो हमने क्लास में 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, जो आपके ऑप्शन थे उस पर भी हमने चर्चा की है और साथ में अन्य चीज़ों पे भी चर्चा की है। आगे अपन और साइंस के जो प्रश्नों की सीरीज है वो आपके सामने लेके आएंगे। और एक बार यदि आपको ये क्लास पसंद आई है, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो विजडम डिफेंस एकेडमी के चैनल पर जितने पिछली क्लास है वो एक बार आप ज़रूर देखें। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको इस कंटेंट को देखकर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।